अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फरूक सहल गोइंदी। ये मेरा दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंदीदा गीत है। मैं कोई दुनिया की सारी बड़ी ज़बानों में म्यूज़िक सुनता हूं, इंस्ट्रूमेंटल भी और शायरी वाला यानी कि लिखे हुए गीत भी। बल्गारियन हो, सर्बियन हो, रशियन हो, फ़ारसी हो, कुर्दिश हो, सहारा डेजर्ट का म्यूज़िक हो, मराकश का, अलजायर का, टर्किश हो, कुर्दिश हो, जॉर्जियन, आर्मेनियन, स्पेनिश, फ्रेंच। लेकिन अगर मुझे एक लफ्ज़ में पूछा जाए कि आपका पसंदीदा गाना कौन सा है, हज़ारों गाने मेरे पसंदीदा हैं, लेकिन सबसे पहला गाना ये है। और ये गाना हमने अपने मर्फी रेडियो पे सरगोदा में सुना हुआ है। अब्बा जी वो बड़े शौक़ से सुबह सुबह लगाते थे, तो इसलिए ये मैं शेयर करता हूँ कि हमारे मुल्क में चूँकि हर कोई तजिया नगार है और बड़ा जनाब वो अपने आप को नोम चॉम्स्की ही है, पाकिस्तान में से कम कोई नहीं है। और अब तो माशाल्लाह हर शख्स आजकल आइसोलेशन में नए चैनल बन रहे हैं, घर घर में तजिया नगारी हो रही है। चूँकि हमारे पाकिस्तान में हर घर में एक डॉक्टर होता है, एक एनालिस्ट होता है और एक रूहानी पेशवा होता है। और ये हमारा समाज है। ये ज़रा लाइटर मूड में मैं आपको कह रहा हूँ, और ये है, हकीकत ऐसी है कि मेरी एक अजीज़ा बुज़ुर्ग थी, तो मेरी बहन डॉक्टर हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे ब्लड प्रेशर है, कौन सी दवाई खाऊं। मैंने कहा जी आपको जो डॉक्टर ने कहा हुआ है। कहती नहीं, तुम्हारी बहन डॉक्टर है, तुम तजवीज़ करो। फिर उनकी बेटी थी जो कि कोई और काम करती थी, उन्होंने कहा नहीं ये खा लें अम्मी। तो डॉक्टर भी है, तजिया नगार भी है, रूहानी पेशवा भी है। तो आज की यादगार बातों और वाक़यात तो एक है, लेकिन मैं कुछ आज बोलूँगा कल्चरल कॉलोनियलिज्म पर। इसके बाद यादगार वाक़यात और ये जो बात आपसे शेयर करने चाह रहा हूँ, इसके बाद बोलूँगा। वो बड़ा अहम मौजू है। और मुझे चूँकि एक मेरे दोस्त ब्राज़ील में होते हैं, मिशकात मुग़ल कमाल के आदमी हैं। उन्होंने ये पूछा था एक ड्रामे का तस्वीर लगा कि आपका इसके बारे में क्या, तो मैंने उनको जो कमेंट किया तो उन्होंने मुझे शाबाश दी। तो इत्फाक से इसी प्रोग्राम से पहले अकमल शहजाद घुमन साहब हैं, बहुत मैं उनको कॉम्पिटेंट पाकिस्तान का रेडियो प्रोड्यूसर भी मानता हूँ और लिखारी भी। उन्होंने भी मेरे से कुछ तलफ़्फ़ुज़ के बारे में पूछा है, वो भी मैं शेयर करूँगा। लेकिन अभी मैं आपको एक दिलचस्प वाक़या सुनाता हूँ जो वेस्ट की हम्बलनेस है, जिसको अल्लामा इकबाल ने रूहानी जमहूरियत कहा था। ये हमारे आते हैं तो फिर हैरान होकर देखते हैं कि जी वहाँ जहाँ वज़ीर आज़म ऐसे घूम रहा था बस पे, सड़क पर, फ़लाँ यूँ था, फ़लाँ यूँ था। क्योंकि उन्होंने तो 1000 साल पुरानी कहानियाँ सुनी है ना सादगी की, तो वो जब इतनी जदीद दुनिया में सादा ज़िंदगी देखते हैं तो उनको यकीन नहीं आता। चूँकि उनका मुतालिया जिस बुनियाद पर है वो मुतालिया नहीं है, वो राय की बुनियाद पर खड़ा है। तो अल्लामा इकबाल ने तो आज से 100 साल पहले कह दिया था, मगरिब ने, यूरोप ने रूहानी जमहूरियत कायम की है। तो मैं आपको ऐसी रूहानी जमहूरियत का एक वाक़या सुनाता हूँ। एक फोरम बना था, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फोरम। इसके बानी एक अमरीकी हिस्टोरियन है और उन्होंने गोर्बाचोव के साथ मिलकर ये फोरम बनाया। 1998, 1999 और 2003 सेशन ये एनुअल हुए बीबीसी के साथ इन्होंने मिलके। और इसके अंदर बहुत बड़ी दुनिया के हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स थे। गोर्बाचोव थे, जॉर्ज बुश बड़े थे, हसीना वाजिद थी, अपनी ये हिंदुस्तान की जो सोनिया गांधी हैं वो थी, और बड़ी दुनिया के ऐसे बड़े नेल्सन मंडेला भी थे, बड़ी दुनिया थी इसमें। तो बड़े बड़े सियासतदान, लीडर और अपना बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, दुनिया के बड़े। तो मैं ऐसे 2 फोरमों में मैं अटेंड हुआ, इनके 3 हुए थे। 99 में ये पहला हुआ था। तो 1998 में सैन फ्रांसिस्को में फर्मंट होटल में ये हुआ था, जहाँ पे यूनाइटेड नेशन बनी थी। 1945 में जब लीग ऑफ नेशन बनी तो इसी होटल में बनी थी। ये बड़ा आलीशान होटल है। और मैं अमेरिका जब पहुंचा तो बड़ा लंबा सफ़र था, लाहौर से दुबई, दुबई से फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट से न्यूयॉर्क से फिर सैन फ्रांसिस्को, यानी कि वो के अंदर भी कोई 7-8 घंटे का था। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो दिलचस्प वाक़या क्या था कि मैंने टैक्सी ली एयरपोर्ट से, मेरा टूर स्पॉन्सर्ड था, टिकट भी स्पॉन्सर्ड था। तो मेरे पास जो $100-200 इतना ही मैं रखता हूँ, मेरे पास होते नहीं हैं। तो मैं जब होटल पहुंचा तो होटल में बड़ी वीआईपी कॉन्फ्रेंस थी। तो मुझे एक बड़े दराज कद स्याह फाम अमरीकी ने कहा वेलकम टू अमेरिका एंड फ्रॉम माउंट, और मेरा बैग टूटा हुआ उठाया। और मुझे, मेरे अब्बा जी का नाम मोहम्मद याकूब है, तो उन्होंने मुझे एक कमरा दे दिया। जब मैंने कमरा खोला तो स्वीट था, इतना बड़ा स्वीट। अमरीकी बड़े दिल वाले लोग हैं। और वो कोई 7 स्टार होटल है, फेयरमाउंट
सैन फ्रांसिस्को में। और जनाब नई फैक्स लगी है, नया टेलीफोन है, हर चीज़ नई, हर किस्म का ड्रिंक था, हर किस्म की चीज़ थी, हर किस्म के सोफ़े, फर्निश, कपड़े, क्या क्या था, बस मैं क्या बताऊँ, पूरा घर आबाद था। अच्छा, मैंने समझा, मैं हैरान कि ये मुझे कैसे मिल गया। अच्छा, उसने कहा मोहम्मद याकूब, मैं कहा यस। मैं कहा ये बाबा जी का नाम पूछ रहा है। खैर जी, मैं ठहर गया। तो वाक़या क्या है, बड़ा पहले वो सुना देता हूँ कि दूसरे दिन ना नॉक हुआ शाम को। ओ आई एम रियली सॉरी, वो एक आया होटल के मैनेजमेंट का कि एक प्रॉब्लम हो गया। मैंने कहा क्या? कहता है कि ये तो मिस्टर याकूब के नाम की बुकिंग थी। मैं कहा ओके, उनको दे दो, जो कोई याकूब है। मैं नीचे आया, पता चला जी साहबजादा याकूब अली खां भी आ रहे हैं इस स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फोर में, उनके नाम था। ये जो स्वीट था वो बहुत बड़ा स्वीट था। खैर मुझे उन्होंने एक कमरा दिया, शेयरिंग कमरा दिया, बहुत बड़ा। और शेयरिंग में मेरे साथ एक जापानीज एम्बेसडर थे, हुरिया, वो उन दिनों पेरिस में एम्बेसडर थे। वो जापान की फॉरेन मिनिस्ट्री में बहुत अहम पोजीशन से रिटायर हुए, मुझे पाकिस्तान भी मिलने आए थे 2006 में। उन दिनों शायद कतर में थे वो। उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट किंग के, जापान के बादशाह के करीबी हैं हुरिया। और वो फिर मेरे बड़े गहरे दोस्त बने, चूंकि हम 5 दिन उस कमरे में इकट्ठे रहे और हम कॉन्फ्रेंस अटेंड करते थे। इसी कॉन्फ्रेंस में एक दिलचस्प वाक़या हो रहा है। हमारी राउंड टेबल होती थी, और राउंड टेबल में जब आप बैठे हो, चूंकि उस वहाँ कोई 200 लोग थे, तो बड़ा, अब आपको मैंने बताया कि 7 स्टार होटल था, तो हर किस्म की फूड सर्व होती थी। उसमें शैम्पियन भी होती थी, दिन को बियर भी होती थी। अच्छा, मैं तो ड्रिंक नहीं लेता, और बड़ा वीआईपी। वहाँ पर एक साहब थे जो डोडो इंडोनेशिया से है। मुझे देख देख के ना बड़े खुश हूं कि आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से हैं। और उनका आइडियल मुल्ला उमर था। वो एक इंडोनेशिया की बहुत बड़ी एनजीओ के हेड थे, जो ग्रीन टी के फार्मर्स के हवाले से थी। तो उन्होंने कहा आप मुझे अपना पासपोर्ट दिखाएंगे? मैं कहा जी दिखाऊंगा। मैंने अपना पासपोर्ट दिखाया। कहता है आई लव टू बी ए नेशनल ऑफ पाकिस्तान। मैं कहा वो क्यों? कहता जी मेरी ख्वाहिश है कभी इस इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया भी बन जाए। तो वो बड़ा रश करने लगा मुझ पे, मेरे मुल्क पे, अफ़गानिस्तान पे, कि ये दोनों इस्लामी मुल्क हैं और सऊदी अरब भी इस्लामी मुल्क है, हमारा भी है, लेकिन इस्लामिक रिपब्लिक हो जाना चाहिए। तो मैंने उनसे एक सवाल किया, डोडो उनका नाम था। डोडो, आप 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हैं यहाँ? कहते हैं हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा आपको किसी ने रोका है? कहते हैं नहीं रोका। मैंने कहा देखें वो शैम्पेन सर्व करता है हमें लंच डिनर पे, वो वेटर जो, और दूसरे ड्रिंक्स भी तो आप नहीं लेते, बल्कि आप तो गिलास में डलवा लेते हैं। मैं तो डलवाता भी नहीं, मैं कहता हूँ जो ऑरेंज जूस ले आओ, मैं क्यों ये गिलास फिल करूँ? तो क्या आप जब जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, तो आपका पासपोर्ट चेक होगा वहाँ पे, क्या आप इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से आए हैं या खाली इंडोनेशिया से आए हैं? आपका चेक क्या होगा? पासपोर्ट होगा। ही वॉज स्पीचलेस। तो मैंने कहा यह आप पर मुनहसर है कि आपने दुनिया में क्या करना है। वहीं पर उसी टेबल पे एक शख्स से दोस्ती हुई। वो पता चला कि वो रामदास हैं, फॉर्मर नेवल चीफ थे इंडिया के वाजपेयी गवर्नमेंट में। और उन्होंने इंडियन एस्टैब्लिशमेंट उनको पसंद नहीं थी करती। बाद में वो पाक इंडिया पीपल्स फोरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी के बहुत बड़े एक्टिविस्ट बने, शायद इंडिया चैप्टर के प्रेसिडेंट भी बने। वो मेरे वहीं से हुरिया दोस्त बना, जो जापान के एम्बेसडर थे उन दिनों पेरिस में। और वो मुझे जब पेरिस गया तो मुझे एक ऐसे रेस्टोरेंट में ले गए जहाँ 500 रुपये का खाना था। मेरी एक दोस्त साथ थी, तो मैंने कहा मुझे ही दे देते, $500 का, सॉरी सीरियसली इतना एक्सपेंसिव था, मुझे कैश दे देते। खैर, और दूसरे रामदास बने। तीसरे एक शख्स को मैंने वहाँ सुना, गोर्बाचोव को। मैंने गोर्बाचोव साहब की पेरेस्ट्रोइका और दूसरी किताब वो जो थी, क्या उनका नाम भूल गया हूँ, एकदम भूल गया हूँ, ग्लासनास्ट, ये दोनों पढ़ी थी फोटोकॉपी करा के। तो हम बड़े एडमायर करते थे गोर्बाचोव को जब उन्होंने ग्लासनास्ट और पेरेस्ट्रोइका ओपननेस की। सोवियत यूनियन टूट गया तो अब लोग उनको, कोई अमेरिका का एजेंट कहता था, कोई कुछ कहता था, तो मैं गू में था कि ऐसे नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी पावर का हुक्मरान वो दूसरी हुक्मरान पावर का एजेंट तो नहीं हो सकता। जब मैंने गोर्बाचोव की तकरीर सुनी तो फिर मुझे पता चला सोवियत यूनियन क्यों टूटा है, कि जब बिलो एवरेज आपके हुक्मरान हो जाएं तो फिर रियासतें छोटी क्या बड़ी टूट जाती हैं। गोर्बाचोव की तकरीर किसी तरह भी एक एंटी पोल्यूशन एक्टिविस्ट से, यानी कि पोल्यूशन एक्टिविस्ट से ज़्यादा की तकरीर नहीं थी। वो किसी हुक्मरान लीडर, एक सुपर पावर, साबक सुपर पावर के हेड की तकरीर नहीं थी। वहीं पर मैंने कहा मुझे अब समझ आई सोवियत यूनियन क्यों टूटा और चीन क्यों नहीं टूटा।
ये है। लेकिन वहाँ जो वाक़या हुआ वो है कि अब मेज़ पे एक हमारे मिले जुले लोग थे, तो मुझे ज़्यादा दिलचस्पी सियासी लोगों से थी, जैसे डोडो भी तकरीबन सियासी था और रामदास, वहाँ पे एक अमरीकी बैठता था, बाबा जी थे, तो उनसे मैं लिफ्ट नहीं था कराता। तो एक दिन मैंने कहा सर योर नेम, कहते डी हॉक। तो मैंने कहा योर प्रोफेशन, कहता है क्रेडिट कार्ड। अच्छा, मैंने कहा अमेरिका में क्रेडिट कार्ड की एजेंसीज होती हैं, ये क्रेडिट कार्ड की कोई एजेंसी होल्डर हैं बाबा जी। कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के बाद जब ब्रेक हुई दोपहर को, मैं कमरे में गया तो डायरेक्टरी खोली, मैं पढ़ के हैरान हो गया। अच्छा, सिंपल मैन, सादा, उनको मैं बाहर कबाब भी खिलाने ले गया था, मराकश वाले रेडियो पे बेचते हैं वहाँ अमेरिका में। डी हॉक, फाउंडर एंड ओनर ऑफ वीज़ा कार्ड, दुनिया में सारे वीज़ा कार्ड, जो वीज़ा कंपनी का मालिक और प्लास्टिक मनी इलेक्ट्रॉनिक एटीएम करवाने का फाउंडर, उसको दुनिया में जीनियस लोगों में शुमार किया जाता है। ये थे डी हॉक, जिंदा हैं, 1929 में पैदा हुए और तंग आ गए जब अपनी मसरूफ़ सरगर्मियों से। तो वो अब कोई एक पैसिफिक ओशन में एक गांव है, ज़मीन है, गांव नहीं है, उसमें खेती बाड़ी करते हैं और कहते हैं मैं इस सरमायादारी के जो झंझट हैं, जो पूरी ऑर्गेनाइजेशनल काम थे, उससे थक गया था। अभी भी हयात हैं वो डी हॉक, आप नेट पे जाके उनको पढ़ सकते हैं। तो अब मैं बात करूंगा ये प्लास्टिक मनी की। इस वक्त तकरीबन 1.5 अरब लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है दुनिया के। 1.5 अरब लोग सरमायादारी के मकरूज हैं, एक किस्म के आलमी सरमायादारी का पूरा जो शिकंजा है। और इसकी हिस्ट्री बड़ी दिलचस्प है। ये क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि इस एटीएम का फाउंडर एक शख्स था, उसका नाम था लूथर जॉर्ज सिमिजियान, आर्मेनियन था। ऑटोमन एम्पायर में ये तुर्की में पैदा हुआ और फिर जब 1915 में आर्मेनियन टर्किश कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो ये जलावतन होकर पहले सीरिया, फिर लेबनान, फिर अमेरिका चला गया। ये जो लूथर जॉर्ज सिमिजियान था ना, कमाल लायक आदमी था। इसने एटीएम मशीन ईजाद की और इसने मॉडर्नाइज किया। एटीएम कार्ड उससे पहले एक महदूद सतह पर इस्तेमाल होता था और तरह से, उसकी पूरी तारीख है, एक पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन इसको बानी कहा जाता है एटीएम के। और इसने, लूथर जॉर्ज ने दुनिया के अंदर जो कंट्रीब्यूशन की एटीएम के जरिए, वो दुनिया को उसने बदल दिया। और इनकी डेथ हुई थी 1997 में। इन्होंने एक और चीज़ बनाई, ये जो उसने मैंने कहा था ना कि ये प्रॉम्प्टर पर पढ़ने वाले हमारे एनालिस्ट जो लिखकर इनको देते हैं, प्रॉम्प्टर से पढ़ते हैं ना, ये प्रॉम्प्टर का भी फाउंडर है। दुनिया में प्रॉम्प्टर ने इंकलाब लाया है, पढ़ के खबरें सुनाने का जो कल्चर है और पढ़कर जो सामने से पूरा प्रॉम्प्टर होता है, जो मीडिया के लोग हैं जानते हैं। और जो एनालिस्ट भी हमारे सारे ऐसे हैं, उनको तो लिखा हुआ मिल भी जाता है माशाल्लाह, 90% से ज़्यादा ऐसे ही एंकर हैं। तो इन्होंने एक तो वो बनाया, एक इन्होंने एक और कॉन्ट्रीब्यूशन की, इन्होंने कलर्ड एक्सरे इंट्रोड्यूस कराया। और लूथर जॉर्ज ने 200 दुनिया की बड़ी पेटेंट्स, मशीनरी, बड़ी इजादात की हैं इनको। और ये बड़े शायद थे लूथर जॉर्ज, ये कभी पब्लिक प्लेसेस पे नहीं थे आते और बड़ा हम्बल आदमी था। तो इन्होंने किताब भी लिखी। मरने के बाद इनको कहा जाता है कि ये थॉमस एडिसन का मुकाबल हुए हैं, इन्होंने इतनी कंट्रीब्यूशन की है। तो ये जो एटीएम यानी कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन है, इसका फर्स्ट यूज जो तो हुआ था वो सितंबर 1969 में हुआ था, केमिकल बैंक न्यूयॉर्क ने किया था। उससे पहले जापान ने 1966 में किया था। उससे पहले ये और तरह डाइनर क्लब के तौर पर इस्तेमाल होता था, लेकिन ये पेमेंट कार्ड होता था, इसकी बिल्कुल तरीक़ेकार मुख्तलिफ था 1950 में। उसके बाद 1958 में इसको अमेरिकन एक्सप्रेस ने किया। लेकिन इसके अंदर 2 बुनियादी लोगों का बड़ा रोल है। एक एटीएम मशीन बनाने वाले जनाब लूथर जॉर्ज आर्मेनियन थे, वो अरबी भी बोल लेता था, फ्रेंच भी, टर्किश भी, अंग्रेज तो वो था, बन गया अमेरिका जाके। और दूसरे डी हॉक, जिन्होंने एटीएम कार्ड को इलेक्ट्रॉनिक कर दिया 76 में। तो इस वक्त दुनिया में तकरीबन 1.25 अरब इंसान इस क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं, यानी सरमायादारी निज़ाम के। लेकिन अगर आप इसकी तारीख पढ़ें तो बड़ी दिलचस्प है। ये
क्रेडिट कार्ड, प्लास्टिक मनी, उससे पहले कॉइन और नोट, और उससे पहले एक चीज आप सुन के हैरान और फख्र करना चाहिए आपको। हम अपनी चीजों पर फख्र नहीं करते इत्तेफाक से। दूसरा टॉपिक ये है कल्चरल कॉलोनियलिज्म। वो क्या है? ये जो क्ले की मनी थी, मेसोपोटामिया और इंडस वैली के लोगों की जो तिजारत थी, एक तो तिजारत इनकी बहरी रास्तों पर थी, दूसरी इंडस वैली सिविलाइजेशन 7000 साल पुरानी, इनकी ट्रेड क्ले की वो जो छोटी छोटी टिकिया है ना, उसके इव्स होती थी बार्टर सिस्टम के अलावा। तो दुनिया में जो करेंसी का कॉन्सेप्ट है वो इंडस यानी पाकिस्तान के लोगों और खुसूसन सिंध वादी के लोगों को जाता है। ये दुनिया के हिस्टोरियन इसको कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। तो अब मैं बात इसकी एक और तजर्बा आपको सुना दूं। मैंने लिख लिया था ये कार्ड, मैंने एक और तरह भी देखा। हिंदुस्तान में जाता था 81, 82, 83, 84, 85 कंटिन्यूसली मैंने 5 टूर किए। टर्की से पहले मेरा वही एरिया ऑफ इंटरेस्ट था, फिर मैंने ख़त्म कर दिया, क्योंकि अगर वो आज तक होता तो मैं इंडियन एजेंट डिक्लेयर हो जाता। शुक्र है मैं तुर्कों का एजेंट डिक्लेयर हो जाऊंगा तो मेरे बचत हो जाएगी। तो उन दिनों मुझे याद है कि 83 या 4 में मैं बल्ली मारा में रहा करता था। शरीफ मंजिल जो हकीम अजमल खां की मंजिल है, और गालिब भी वहीं रहते थे, और उनके पोते मसरूर अहमद खान मेरे दोस्त बन गए उसी दौरान। तो वहाँ मैंने खाना खाया ना कुछ होटल्स रेस्टोरेंट्स में, जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट थे, तो 2 रुपए नहीं थे, तो उन्होंने मुझे ना एक अपने होटल का मुस्लिम होटल बल्ली मारा का मुझे कार्ड दे दिया 2 रुपए का। वो प्लास्टिक का मेरे पास पड़ा है, यहाँ नहीं है, मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगा। इसी तरह मैंने फिर खाना खाया जामा मस्जिद के पीछे एक रेस्टोरेंट से, तो उसने मुझे 1 रुपए का प्लास्टिक कॉइन दे दिया। उन दिनों हिंदुस्तान में कॉइन्स की कमी हुई थी, तो उन्होंने अपनी करेंसी बना ली। ये मैं आपको वो वाक़या बता रहा हूँ जो 80s में मेरे साथ हुआ, मेरी जहांगर्दी में। तो मैंने वो करेंसी भी देखी हुई है जो लोगों ने, दुकानदारों ने खुद, और बड़ी क्रेडिबिलिटी देखें कि 2 रुपए का कार्ड उनका, यानी 2 रुपए बड़ी चीज़ थी, उसको डॉलर में है 13-14 रुपए से कम था। अब मैं आऊँगा कल्चरल कॉलोनियलिज्म पे। पहले तो अकमल शहजाद घुमन साहब ने मेरे से पूछा है जी तोरल है नाम है या एर्तुअल है। देखें हम बड़ी बदबख्त लोग हो गए हैं, मुझे सॉरी टू से, हम लोगों के नाम बगाड़ने में भी कमाल है। तुर्कों ने लैंग्वेज रिफॉर्म पर, यह तुर्की की कामयाबी हुई है। मैंने इस पर पूरा लेक्चर किसी दूंगा। जो तुर्कों के अंदर जवाल के दिन थे 150-200 साल, उसके अंदर तुर्कों ने यह तय किया, दानिश्वरों ने, कि हमारे अंदर जो अरबी और ईरानी कल्चर आ गया है डोमिनेशन का, हम तुर्क नहीं रहेंगे। तो टर्किश कल्चर की एक पूरी तहरीक थी दानिश्वरों की ज़बान की, जैसे हमारे पंजाबी ज़बान की तहरीक है, सिंधी, बलोची, ब्राहवी, ब्रिशिश की, और दूसरी ज़बानों की, पश्तो की। चूँकि ज़बानें इंसानों की मिरास हज़ारों साल की तारीख़ और इल्म लेके होती है, इसीलिए यहाँ मौलाना रूम इतने पॉपुलर नहीं है तुर्कों में, कतन नहीं है, गैर मुल्कियों में ज़्यादा है। यहाँ पर यूनुस एमरे हैं, चूँकि वो उसी दौर में हैं और तुर्की से हैं, तो इनके गए होती नहीं है। तोगरल कहा ही नहीं जा सकता, ये एर्तुअल है। तो हमारे पाकिस्तान में चूंकि हम चीज़ों को बड़ा अजीबो गरीब लेते हैं, मैं अभी आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, उससे फिर ये शुरू करता हूँ कल्चरल कॉलोनियलिज्म पर। तो ये तोगरल नहीं है, ये एर्तुअल है, ये ठीक बात है। और तुर्कों को आप तोगरल कहेंगे तो उनको 2 महीने समझ नहीं आएगी। तो इसलिए हमने अभी तक अर्दोगान नहीं, अर्दोगान कहे जा रहे हैं, एर्दोआन है। और यहाँ बड़े बड़े स्कॉलरों ने मेरे साथ बहस की और फिर अब वो थोड़ी थोड़ी शिकस्त खा रहे हैं। हम चीज़ों को ना अपनी मर्जी से ढालना चाहते हैं, क्योंकि हम माजरत के साथ कुछ जहालत के ख़िलाफ़ जब तक ना हो हमें तसल्ली नहीं होती। और वैसे भी जवाल कहते हैं जी, जवाल याफ्ता है। तो मैंने एक दिन डॉक्टर मुबशर से पूछा ये जवाल क्या होता है, कौमों का जवाल। अभी चंद हफ्ते पहले उनकी डेथ हुई है, 5-6 हफ्ते पहले। तो उन्होंने मुझे कहा, फ़रूख जवाल क्या होता है, आप कभी लैंडस्लाइडिंग देखी है? अच्छा, उसके बाद मैंने देखी। मैं गया स्करदुर गिलगित बाई रोड अपनी गाड़ी लेके, तो तत्ता पानी के करीब लैंडस्लाइडिंग हो गई। तो उन्होंने कहा जी अब ट्रैफिक नहीं चलेगी। अच्छा, हम रात रुके, सुबह फिर हम चल पड़े। जब आर्मी वाले हमारे फौजी भाई आए, उन्होंने सफाई की, बुलडोज़र फेरे, सारा कारवां, गाड़ियाँ, चल पड़े। मैंने कहा जी डॉक्टर मुबशर जी लैंडस्लाइडिंग से क्या तल? उन्होंने कहा जहाँ पर लैंडस्लाइडिंग होती है, पत्थर पहाड़ से गिरते हैं, वहाँ पे फसल और पौधा भी नहीं उगता। तो कल्चरल डिके जो होता है सोसाइटी का, लैंडस्लाइडिंग होता है। हमारे मुल्क में इल्म
और फिक्र की जो बात करेगा वो पॉपुलर नहीं होगा, उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है। हमारे यहाँ जो बात हम सहर अंगेज़ तिलिस्माती और ख्वाब पेश करेंगे कि मुझे ख्वाब आया, फलां बाबा जी को ख्वाब आया। अभी एक औरत को फ़ोन पे बता रही थी कि फलां के घर बच्चा पैदा हुआ है, उसने बोलते साथ ही कहा कि काली चाय पी लो, और पूरी दुनिया में काली चाय पी जाती है स्वाय ब्रिटिश कॉलोनियल निज़ाम में। तो मैं आऊँगा कल्चरल कॉलोनियलिज्म, और ये क्या है। और फिर इस खान साहब ने ख़ुसूसी तौर पर, खान साहब ऐसे कर कुछ नहीं रहे स्वाय दुआएं कराने के, मशवरे देने के, और लोगों को ये बताने के कि आप तरक्की कैसे कर सकते हैं। 2 साल बीत गए, कभी वो अर्दवान साहब को कहते हैं जी उनसे मैं मुतासिर हूँ, कभी वो कहते हैं जी मैं महातिर। तो आप खुद भी तो कुछ करें ना, उन्होंने तो अपनी कौमों के लिए किया है। तो कल्चरल कॉलोनियलिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इतना अहम मौजू है कि कल मैंने अभी आजकल जमात इस्लामी वाले, माजरत मेरे अच्छे दोस्त भी हैं जमात इस्लामी वाले, हम लोगों से झूठ बोलते हैं। हम नॉलेज नहीं झूठ बोलते, हम मालूमात भी। तुर्की एक सेकुलर मुल्क है, एर्दोआन साहब एक सेकुलर मुल्क के हुक्मरान हैं। बल्कि मुझे याद आ गया, उन्होंने मिस्र में जब अल अख्वानुल मुस्लिमीन की जमात जीती तो उन्होंने तकरीर करते हुआ कहा कि मुझे फ़ख्र है कि मैं एक सेकुलर मुमलिकत का हुक्मरान हूँ जहाँ मुसलमान बसते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि सेकुलरिज्म का इस्लाम से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो मैंने अक्सर देखा जमात इस्लामी वाले, कल मुझे हंसी आ गई एक क्लिप देख के। जमात इस्लामी वाले आजकल मामे बने हुए ना तुर्की के, जैसे एक फ़िक्र मदूदी माजरत के साथ यहाँ कामयाब हो गई है, यहाँ फ़िक्र अतातुर्क कामयाब हुआ है। ये सच कह रहा हूँ कि एक तुर्की में उर्दू एक ग्रुप है। अच्छा, मैं ज़रा मालूमात लेता हूँ, चूँकि इल्म हर तरह के लोगों से मिलता है, जाहलों से भी और इल्म वालों से भी। वहाँ पे जनाब सराजुल तुगरल गाने, जो अर्तुगरल का जो गाना है जो बनाया है, गीत है, वो उसका गीत बज रहा है, और खेतों में ये पडाना गांव है लाहौर के बॉर्डर पर, और वो गाना बज रहा है जो जहादी सा गाना बन गया ना। उसको मैंने देखा, वहाँ लोगों ने कहा जमात इस्लामी वालों को, शर्म करो, ये तो जहाद का गाना है। अच्छा, वो ड्रामे को जहाद करार दे रहे हैं। तो मौलाना सराजुल हक साहब उस तराने की गूंज में फसलों की कटाई करने जा रहे हैं। ना तो आप एर्दोआन हैं, ना आप एर्तुगरुल हैं, ना आप अतातुर्क हैं, आप कल्चरल कॉलोनियलिज्म का शिकार हैं, क्योंकि आप अपनी चीज़ों पर फ़ख्र नहीं करते। आप अपने शाह लतीफ़, दुल्ला भट्टी, अहमद खां खरल, अपने हीरोज़ पर फ़ख्र नहीं करते, अपने हीरोज़ को कत्ल करते हैं और दफन करते हैं तारीख़ में भी। तो ये कल्चरल कॉलोनियलिज्म बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। ये किसी कौमों को कंट्रोल करने के लिए उनका जो कॉलोनियल माइंड बना दिया गया है, जैसे हमारे है, हमारे ब्लड और साइकोलॉजी, नॉलेज, एक्टिविटीज़ और इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन और मीडिया, ये इसकी डेफिनेशन है। तो मिशकात मुग़ल साहब ने मेरे से पूछा कि ये क्या है। अब इमरान खान भी और सराजुल हक में कोई फ़र्क नहीं है कल्चरल कॉलोनियलिज्म में। इमरान खान साहब बड़ी जनाब शलवार कमीज पहन के तस्बीह हाथ में पकड़ के फ्राइडे को उन्होंने कहा है कि पहले हम हॉलीवुड देखते थे, फिर बॉलीवुड देखते थे, अब हम तुर्कों के ड्रामे देखेंगे। देखें, तुर्की में तो ये एक फिक्शन ड्रामा जाना चाहता है। आप नेट खोलें और इसकी सारी मालूमात ले लें। और हमारे खान साहब इसको कह रहे हैं जी अब हम इस्लाम के हीरो देखेंगे, भी वो तुर्कों के हीरो पहले हैं, और इस ड्रामे में तुर्क कौम की बात ही की गई है। इस्लाम वो थे और उसके अलावा भी और भी इस्लामी लोग थे जिनसे वो लड़े। तो खान साहब ने कहा कि हम थर्ड हैंड इंफॉर्मेशन, तो आप भी थर्ड हैंड इंफॉर्मेशन के शिकार हैं। पहले आप बॉलीवुड का शिकार थे, उससे पहले हॉलीवुड का, अब एक और कमर्शियल ड्रामे का। अच्छा, इस ड्रामे के बारे में मैं बताता जाऊं। इसमें जो हीरो है ना, एनगिन अल्तिन दुज़यातिन, इनका अपना एक बयान है, ये तुर्क अखबार से मैंने लिया है। इन्होंने कहा कि ये जो अर्तुगरुल गाजी हैं, हमारे पास सिर्फ 7 सफ़े हैं उनकी तारीख के बस, लेकिन 600 साल की ऑटोमन हिस्ट्री है, तो हमने तो ड्रामा बनाया है 7 सफ़े। इसका हीरो खुद कह रहा है एक टर्किश अखबार को। और वैसे भी जो तारीख बता रही है, जो रिसर्च बता रही है, अर्तुगरुल के बारे में ज़्यादा अभी मवाद मिला ही नहीं है हिस्टोरिकल। यही है कि उनका बेटा ऑटोमन उस्मान जो था वो उनका बेटा था, इसके अलावा उनकी कोई हिस्ट्री नहीं है। दूसरा मैं बताऊं, ये जो सल्जूक थे ना, ये सल्जूक एम्पायर बड़ी इंपॉर्टेंट है।
सल्जूक एम्पायर ये एक बड़ी दिलचस्प एम्पायर थी जो सल्जूकों ने छोटी छोटी वलायत बनाई। इनको पर्शियनाइट टर्क्स कहते हैं। इनके दरबार की ज़बान भी तुर्की थी और इनके जो पहले अर्तुगरुल हुए ना, 4 और हुए हैं, तो उनकी जो आगाज अरूज हुआ था ना, वो पता कहाँ से हुआ था? वो गजनवी एम्पायर से। तो ये जो हमारे खान साहब ने कहा कि हम अब ड्रामा दिखाएंगे, उन्होंने एक अफ्तार पैकेज शाम को ड्रामा देखें, आप इनफैक्ट उस कमर्शियल एंड कॉलोनियल कल्चरल कॉलोनियलिज्म का शिकार हैं कि आपके पास खुद कोई नहीं है और जो है उसको नहीं दिखाना चाहते। आप दिखाएं ना इंडस वैली पर कोई ड्रामा, आप बनाएं कोई कश्मीर की कहानी सीरीज बनाएं जो दुनिया को हिला दे। और फिर मैं आपको यहां पे शेयर करूं, देखें ये ड्रामा किस पस मंजर में है। ये तुर्की के अखबारों की इतलात है। सऊदी अरब, मिस्र और यूएई में ये ड्रामा बैन हो गया और कई और अरब मुल्कों में क्यों? उन्होंने $40 मिलियन का एक नया ड्रामा बनाया है और मिस्र में तो फतवा दे दिया वहां पे उलमाए कराम ने, जो ड्रामा देखेगा पता नहीं वो क्या हो जाएगा। तो ये पूरा जो मिडल ईस्ट का है, इसको आप जाने बगैर आप लोगों को कह रहे हैं ड्रामा देखें। ड्रामा देखें, तुर्की में भी देखते हैं। एक फिक्शन ड्रामा इसको कहा गया है। इसका हीरो कह रहा है फिक्शन ड्रामा, जो इसका हीरो है जिससे हमारे लड़के लड़कियां बड़े मुतासर हैं। हमारा चूंकि अपना कुछ नहीं है, हम गैर मुल्की चीजों से, हिंदू का से पार जो कोई आ जाए, सिपा सलार आ जाए, फनकार आ जाए, अदाकार आ जाए, ड्रामा आ जाए, हम उसको फख्र से महसूस करते हैं। उसको फिक्शन के तौर पे नहीं ले रहे, उसको अब हम एक कॉन्फिडेंस देख रहे हैं कि हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस। तो आपके अंदर जो आपके अपने हुक्मरान हुए हैं, अपने फाते हुए हैं, आपने कभी उन पर फख्र किया? तुर्की पता है किस पे फख्र करता है? इस्लाम से पहले की जितनी तहजीबें हैं ये ऑफिशियली उनको ओन करते हैं। लीसियन है, लीडियन है, हेटाइट्स है, इवन यहाँ पे जो पुरानी कदीम यूरेटिया की आर्मीनियन सिविलाइजेशन है, ग्रीक्स है, सबको ये ओन करते हैं। ये है टर्क नेशनलिज्म। ये कहते हैं ये ज़मीन हमारी है। तो अब मैं आपको बताऊंगा ये अरब मुल्कों में क्यों इस ड्रामे पे पाबंदी लगी। उन्होंने $40 मिलियन से एक ड्रामा शुरू करवाया, उसका नाम है ममलूक अल नार। ये जो मिडल ईस्ट है ना, ये 2 बड़ी तहजीबों का पुराना मरकज है, अरब और ईरानी फारसी। जो टर्क्स थे ये सेंट्रल एशिया से आए, ओगर टर्क्स। इन्होंने अपना मकाम बनाया, गडरिये थे, फिर ये सोल्जर बने अरबों के, फिर ये इन्होंने सल्जूक वलायत बनाई, सल्जूकों के अंदर से ऑटोमन आए, फिर इन्होंने 500 साल किया हुक्मरानी। अब जो अरब हैं, जो अरब दुनिया है, वो यहाँ पर हज़ारों साल से रहते हैं, ईरानी रहते हैं। अब मुझे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब से पूछना है, आप ममलूक नार, जो कि वो भी इस्लामी हीरो हैं, वो कह रहे हैं हमारे हीरो ये थे अरबों के, मुसलमान जो सिपा सलार थे, वो सीरीज भी दिखाएं अपनी कौम को। अपना कुछ दिखाना है? खान साहब, आपके पास अपना कुछ नहीं है, आपके पास अपनी फिक्र। आप खुद कॉलोनियल कल्चरलिज्म का शिकार हैं। और ये जो ड्रामा है ये मुकाबले का ड्रामा है जो अरब बना रहे हैं, अर्तुगरुल। चूंकि क्यों वहां पर पूरी मिडल ईस्ट को आप देखें तो क्लैश है, अरब ईरानी, ईरानी तुर्क, तुर्क अरब का। इनको आप अगर उस पर्सपेक्टिव में देखें तो फिर आपको समझ आएगी ये ड्रामा क्या है। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े लिखारी, ड्रामा राइटर, एक्टर ने 3 साल पहले मुझे कहा अर्तुगरुल बेग का ड्रामा देखें। मैंने कहा जी मैंने पढ़ा हुआ है। फिर कहा, फिर 3 हफ्ते पहले कहते हैं अब मुझे समझ आई ड्रामा क्यों बना है। ये जो वर्ल्ड में कॉलोनियल निज़ाम है और उसके जो कल्चरल एस्पेक्ट हैं, उसके अंदर जो नई ताकतवर रियासतें होती हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकली, वो अपना इन्फ्लुएंस करती हैं। पाकिस्तान एक बड़ी ताकत है। हमें अपने अब हीरोज़, अपने एटम बम पर फ़ख्र नहीं है, ड्रामे पे फ़ख्र है। और ये ड्रामा भी पीटीवी ने डब नहीं किया, एक प्राइवेट कंपनी ने डब किया है। मैं पारा सफदर साहबा उस दिन लिख रही थी। तो ये जो कॉलोनियल कल्चरल कॉलोनियलिज्म है ये हमारी रगों में बस गया है। हमने गैर लीडरों पर फख्र करना है, गैर हीरोज़ पर, गैर ड्रामों पर, गैर टीवी सीरीज़ पर और गैर मुल्की। और जी मैं एक फ़र्क बताता जाऊँ, मॉडर्नाइजेशन एंड यूरोपियनाइजेशन 2 अलग चीज़ें हैं। ये फ़र्क बहुत ज़रूरी है। तो वैसे चूँकि ये जो अतातुर्क था क्या था, ये यूरोपियनाइजेशन नहीं था। इसने तो यूरोप की इस्तेमारी ताकतों को शिकस्त दी, इसने मॉडर्नाइज किया। आज टर्की तरक्की कर गया है, बड़ी मईशत है। इनका टारगेट है 2023 तक ये दुनिया की 6ठी 7वीं बड़ी मईशत बनेंगे। तो इनके इंटरेस्ट हैं
माल का इंटरेस्ट है, माल बेचने का इंटरेस्ट है, अपनी प्रोडक्शन बेचने का इंटरेस्ट है। तो इसलिए खान साहब कुछ अपना भी बनाएं, अपनों पे भी फख्र करें। आपका इसमें क्या कारनामा है अगर ड्रामा देख लेंगे? और ड्रामा है, तुर्की में इसको एक फिक्शन ड्रामे के तौर पर देखा जाता है और इससे ज़्यादा नहीं। फ़ख्र करते हैं ये, अपने ऑटोमन होने पे फ़ख्र करते हैं, अपने सल्जूक होने पे फ़ख्र करते हैं, और अपने 1915 के बाद जो अतातुर्क ने 1923 तक जो जंग आज़ादी लड़ी उस पर फ़ख्र करते हैं। ये उस पर जो फिल्में हैं ना वो भी लाएं। और मैं सराजुल हक साहब को देख के मुझे हंसी आ गई कि जनाब खेतों में वो फसल कटने जा रही है और ये जनाब सराजुल हक खान साहब वहाँ पहुँचे हैं और तुरल बे का गाना चल रहा है। तो नीचे एक और उससे ज़्यादा जो रेडिकल जहादी था उसने कहा शर्म करो जमात इस्लामी वालों, और ये तो जहाद का ड्रामा है। तो जनाब क्या हम लोगों की चीज़ें, खान साहब, हम बॉलीवुड, हॉलीवुड और अब ये ड्रामे देखेंगे? आपको याद है महाभारत पे हिंदुस्तान की सीरीज थी पहले, वो चलती थी। वो कुछ अपना बना लो। कभी हम भी फख्र करते थे कि हमारा ड्रामा हिंदुस्तान में देखा जाता है। कभी वो भी वक्त था जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में कि जीवे जीवे पाकिस्तान तुर्की में गाया जाता था। कभी वो भी वक्त था जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ज़माना, उसके बाद जब जवाल शुरू हुआ। कि मुझे याद है मुन्नू भाई को और शायद अमजद इस्लाम अमजद भी उस प्रोजेक्ट में थे, बैरूत भेजा गया कि फ़लस्तीन पर फिल्म बनाएंगे। हम इस काबिल थे। हमारे पास कहानी नहीं है, हमारे पास फ़ख्र नहीं है, हमारे अपने हीरोज़ नहीं है। चूँकि हमने अपने हीरो, हम मंटो को मानते हैं 50 साल बाद, ज़िंदगी में नहीं मानना। हम फैज़ को मानते हैं 50 साल बाद। जब जिंदा होते हैं तो गद्दार होते हैं, जब मर जाते हैं तो उनका गीत जो सा सरकारी तौर पर रिकॉर्ड करके फ़ख्र करते हैं कि कश्मीर में इससे इंकलाब आएगा। तो हम जब अपनी चीज़ों पर फ़ख्र नहीं करेंगे, हम कल्चरल कलोनियलिज्म सिर्फ ब्रिटेन तक महदूद नहीं है कि हम उससे मुतासर होंगे। हम हर गैर चीज़ से जो पाकिस्तान की धरती से ताल्लुक़ नहीं रखेगी। हमारे पास इतना मौजू है, हमारे इतने कॉम्पिटेंट, हमारी टेक्नोलॉजी लोग बनाते हैं ना। तो मैंने कहा था कि अगर टेक्नोलॉजी खरीदी हुई जाहल समाज में आएगी तो जहालत को इन्हेंस करेगी। तो इसी के साथ मैं आपको बस ये 2-3 बातें करनी थी। और पहले हमने सुलेमान आली शान देखा, इश्क ममनून देखा, अब हम तुगरल बेग कहते हैं यहाँ तो इनको, तो तुगरल मैं कह देता हूँ चूँकि आपको तुगरल मुतारफ़ करवा रहे हैं। उनका नाम तो एर्तुगरल है, एर्तुगरल, गए वो कोई नहीं है तुर्की में, ये आप भूल जाएं, गए है। अब बहस ना कीजिएगा मेरे साथ। हाँ, ये मैं एनालिसिस नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल एक फैक्चुअल बात कर रहा हूँ। हम ड्रामा देखेंगे और 150 किस्तें और ईमान ताज़ा करके उम्मीद लगाएंगे कि मसीहा आएगा, वेटिंग फॉर अल्लाह। तो हमने खुद कुछ नहीं करना, अपना जहान पैदा नहीं करना, जैसे अल्लामा इकबाल कहते हैं। हमने अपने हीरोज़ को फ़ख्र नहीं करना। हमने अपनी तारीख़ पे, अपने हड़प्पा पे, कितने लोग हैं जिन्होंने मोहनजोदाड़ो देखा है, भागे जाते हैं। ये मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, बाहर सैर करने भागे जाते हैं, अपने चीज़ों पर फ़ख्र नहीं करते। हाँ, मैं एक बात करनी भूल गया। मैं पाकिस्तान में जो सियाहत करता हूँ ना उसकी वीडियो दिखाता हूँ, ना उसकी कोई कॉलम लिखता हूँ। कई लोगों ने अब शुरू किया हुआ है। मुझे याद है मैं सून वैली में मुन्नू भाई साहब को और जावेद शाहीन और काफ़ी सारे दोस्तों को 2002 में ले गया। 4-5 दिन हम घूमते रहे। तो उसने कहा 1953 के बाद आया हूँ। मैं कहा ठीक है। उन्होंने कॉलम लिख दिया, वहाँ लाइन लग गई। क्यों नहीं दिखाता वीडियोज़ और कॉलम क्यों नहीं लिखता? कि हम अपनी वादियों को बिल्कुल रुइंस करते हैं, रेप करते हैं उनके साथ। आजकल सून वैली पर बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, और मैं लिखता भी नहीं हूँ। मैं चाहूँ तो इस पर पूरी सीरीज़ लिख सकता हूँ। क्यों नहीं लिखता? मुझे डर लगता है पाकिस्तानी सियाहों से। आप देखिएगा ईद के बाद, ईद की छुट्टियों में पाकिस्तानी सियाह इन्वर्टेड कोमा में जब सवात जाएंगे, जब झीलों पर जाएंगे, तो कितना कचरा वहाँ पे इकट्ठा होगा और झीलों को हम खा जाएंगे। हम कहते हैं जी पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ये पहाड़ियाँ दी हैं, पहाड़ दिए, नदियाँ दी हैं। तो पाकिस्तान बनने से पहले भी यहाँ पे मौजूद थी। जब बुद्धिस्ट रहते थे तब भी थी, उनसे पहले भी थी। हमने क्या किया इन वादियों के साथ? इसलिए मैं पाकिस्तान की वादियों पर, पाकिस्तान की ऐसी सी वादियाँ मैं देखता हूँ, ऐसी सी झीलें हैं जो बड़े बड़े सफ़रनामा नगारों से छुपी हुई हैं। मैं इसलिए नहीं लिखता कि हम तखरीबकार हैं अपने रवैये में। मैं माजरत के साथ, मैं सून वैली पर कभी नहीं लिखा। मुझे सून वैली का बच्चा अब जानता है, लेकिन मैं नहीं लिखता। इसलिए डर लगता है पाकिस्तानी सियाहों से, क्योंकि हम अपनी चीज़ों पर फ़ख्र नहीं करते और जो अपनी चीज़ें उनकी कत्ल करते हैं,
जिस तरह हम अपने हीरोज़ को कत्ल करते हैं, अपनी वादियों को, अपनी झीलों को, अपने पहाड़ों को, अपने दरियाओं को, हम उनकी हिफाजत ही नहीं करना जानते। हमारे पास जो वीडियो सारा दिन शेयर होती हैं, उसके ऊपर तलावत चल रही होती है और पीछे स्विट्ज़रलैंड होता है, काफरों का मुल्क, तो आप उस तलावत पे शालमी दिखाएं ना, आप उस तलावत पे शादबाग दिखाएं। हमने क्या किया? ये तो अल्लाह ताला ने किया ना, जो हमने क्या किया। तो ये था आज का मेरा मौजू भी, कल्चरल कॉलोनियलिज्म। और ख़ान साहब, आप कल्चरल कॉलोनियलिज्म का उसी तरह शिकार हैं जैसे सिराजुल हक साहब खेतों में 20 बंदे लेके वो ड्रामे के ऊपर वो समझते थे कि वो तुगरल बन गए, हिंदुस्तान यानी क्रॉस कर जाएंगे। मज़ा तब आता वो हिंदुस्तान क्रॉस कर जाएं जब हीरोज़ की नकल की जाए। कहा जाता है तो कॉमेडियन होता है, हीरो अपनी बुनियाद पर होता है, वो किसी की नकल नहीं करता। शुक्रिया और खुदा हाफिज।